हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो लास्ट वीडियो यानी कि एमसीक्यू सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो में मैं आप सबके लिए क्लाइमेट का एमसीक्यूज़ लेके आई थी और वो था हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो, इज़न्ट इट। आज हमारा वही सेम चैप्टर यानी क्लाइमेट का एमसीक्यू पार्ट 2 वीडियो के साथ मैं आई हूँ। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में भी आप 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सीरीज चल रहा है ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 1 के लिए। ओके, तो आप अगर ये वीडियोस को फॉलो करेंगे देन इट्स ऑब्वियस कि आपका हर एक चैप्टर जो ज्योग्राफी में आएगा एग्जाम में वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहेगा। ओके, सो दिस इज चैप्टर क्लाइमेट एंड वी आर गोइंग टू डू MCQs एंड दिस इज द सेकेंड वीडियो from this same chapter. Okay, so if you haven't watched part 1 then please do watch it and then come here. Okay, because this is the continuation. Okay, so let's get started. Our first question is, in which months are the southwest monsoon season seen in India? Option A, June to September, B, December to February, C, January to March and D, September to December. Okay, इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, I will correct it. Okay, so which is the answer? साउथ वेस्ट मानसून सीजन इंडिया में कौन से मंथ्स में देखे जाते हैं? आई थिंक यू ऑल नो द आंसर, इजंट इट? यस, द आंसर इज जून टू सितंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानें कि हर एक सीजन का ड्यूरेशन कौन से महीने से कौन से महीने तक होता है इंडिया में। ओके, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट सच प्रॉब्लम्स एंड फर्दरमोर जो आपके स्टेशन प्रॉब्लम्स होते हैं यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें क्लाइमेट डाटा का एक टेबल दिया गया रहता है और उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वैसे सब प्रॉब्लम्स में भी ये जो नॉलेज रहेगा आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, बहुत हेल्पफुल रहेगा। कौन सा नॉलेज? ये नॉलेज कि कौन सा सीजन कौन से मंथ्स में होते हैं। सो हियर आई पुट द टेबल ऑल्सो। हॉट ड्राई सीजन यानी कि गर्मी का मौसम, मार्च टू मई। देन साउथ वेस्ट मानसून, जनरली इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स या फिर साउथ वेस्ट मानसून सीजन ही रेनी सीजन होता है, जिसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोले देन इट इज हॉट एंड वेट, इजंट इट? तो मंथ कौन कौन सा है? जून टू सितंबर। ओके, देन रिट्रीटिंग मानसून which comes in the month of October and November, and the last one is northeast monsoon that is December to February. ये टाइम जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून का टाइम, इट्स कोल्ड एंड ड्राई। ओके, तो ये सब है आपका सीजन एंड मंथ्स। ये आई होप कि आप ये सब याद रखेंगे बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। विच विंड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर क्रॉसेस द इक्वेटर to form the southwest monsoon winds? A, northeast trade winds, B, southeast trade winds, C, southwest trade winds and C, northwest trade winds. You have 20 seconds to think the answer. Yes, and the correct answer is southeast trade winds. Okay, तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में ब्लो होता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है यानी कि उसका डायरेक्शन ईस्टवर्ड है, बट जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है देन कोरियोलिस इफेक्ट के वजह से उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, इसलिए वो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट विंड्स बन जाता है। अंडरस्टूड? सो जो विंड्स इंडिया में ब्लो होता है वो है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और ये विंड्स ओरिजिनली साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के फॉर्म में ब्लो हो रहा था। ओके, तो ये जो हमारा हॉट ड्राई सीजन टाइम है यानी कि मार्च टू मई में इंडिया में
बहुत ही हाई लेवल का हीट रहता है, इज़न्ट इट, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसके वजह से प्रेशर बहुत लो हो जाता है। यानी कि इंडियन लैंड मास में प्रेशर बहुत लो हो जाता है। बट वेयरएज तभी अगर हम ओशंस की बात करें, जो इंडिया को तीनों साइड्स में मीन्स घेर रहा है, ये सब ओशंस में प्रेशर जो है बहुत ही हाई रहता है। इसीलिए ये जो लो प्रेशर है लैंड मास का, वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है इंडिया के तरफ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तरफ, जिसके वजह से ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यानी कि हाई प्रेशर एरिया से, ओशंस क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक आता है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ रहा है, इसलिए इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है और इसी की वजह से कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, कोरियोलिस इफेक्ट आई थिंक आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। ओके, सो अर्थ के रोटेशन के वजह से ये जो डायरेक्शन रहता है विंड्स का, वो चेंज हो जाता है ऑन गोइंग फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर, मीन साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जाने पर या फिर नॉर्दर्न से साउदर्न जाने पर, दोनों ही टाइम में जो डायरेक्शन रहेगा विंड्स का वो डेफिनेटली चेंज होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टर्म गिवन टू द sudden onset of rainfall in the first week of June? Option A, break of June. Option A, break of monsoon. Option B, arrival of monsoon. Option C, burst of monsoon. And option D, onset of monsoon. And the answer is burst of monsoon. क्योंकि जैसे ही जून स्टार्ट होता है, एज यू नो, जून टू सितंबर हमारा साउथ वेस्ट मानसून का टाइम है, इजंट इट? तो जून के फर्स्ट वीक में अचानक से बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, जिसे बर्स्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ब्रेक ऑफ मानसून? यस, ब्रेक ऑफ मानसून क्या है? ऑप्शन ए, सडन ऑनसेट ऑफ मानसून, बी, ड्राई पीरियड इन रेनी सीजन, सी, डिपार्चर ऑफ मानसून एंड डी, अराइवल ऑफ मानसून। तो ये जो बर्स्ट ऑफ मानसून और ब्रेक ऑफ मानसून, ये दोनों टर्म्स का मीनिंग जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यस, द आंसर इज ड्राई पीरियड इन द रेनी सीजन, यानी कि जो रेनी सीजन चल रहा था उसके बीच में अचानक 1-2 हफ्ता के लिए पूरा ड्राई हो जाता है, यानी कि बारिश नहीं होता है। तो यही ड्राई पीरियड को ब्रेक ऑफ मानसून कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून शावर्स? यानी कि साउथ वेस्ट मानसून को पहले कौन सा स्टेट रिसीव करता है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु, बी, महाराष्ट्र, सी, केरला एंड डी, आसाम। यस, द आंसर इज केरला। ओके, केरला आप जानते हैं इंडिया के साउथ, मीन्स इट्स सिचुएटेड इन साउथ इंडिया, और यही फर्स्ट स्टेट है जिसमें या फिर जो साउथ वेस्ट मानसून को रिसीव करता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द लास्ट स्टेट टू विटनेस द विड्रॉल ऑफ मानसून? जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हम देखें कि कौन सा स्टेट पहले मानसून को विटनेस करता है। अब क्वेश्चन है कौन सा स्टेट है जो सबसे लास्ट, मीन्स पूरा मानसून जो इंडिया से जा रहा है उसे कौन सा स्टेट विटनेस करता है? विच इज द लास्ट स्टेट टू विटनेस द विड्रॉल ऑफ मानसून? ए, तमिलनाडु, बी, महाराष्ट्र, सी, केरला एंड डी, आसाम। एंड हियर अगेन द आंसर इज केरला। ओके, सो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून का अराइवल और विड्रॉल दोनों ही केरला ही पहले, मीन्स अराइवल तो सबसे पहले केरला देखता है और विड्रॉल सबसे लास्ट केरला ही देखता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। which among these is not the source of rainfall for Punjab and Haryana? A, western disturbances, B, southwest monsoon Arabian Sea branch, C, southwest monsoon Bay of Bengal branch and D, retreating monsoon winds। तो क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो पंजाब और हरियाणा को रेन नहीं देता? ओके, सो द आंसर इज रिट्रीटिंग मानसून विंड्स। ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें, देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया को बारिश रेनफॉल प्रोवाइड करता है, और यही नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में पंजाब और हरियाणा आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, अभी अरेबियन सी ब्रांच, यस, अरेबियन सी ब्रांच भी पंजाब और हरियाणा तक पहुंचता है। देन नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी अरेबियन सी पंजाब एंड हरियाणा तक पहुंचता है। ओके, इनफैक्ट क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये दोनों ही यही नॉर्थ वेस्ट रीजन दैट इज अराउंड पंजाब एंड हरियाणा में ही मिलते हैं। ओके, यानी कि साउथ वेस्ट जो अरेबियन सी ब्रांच है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट को क्रॉस करते हुए पंजाब हरियाणा तक पहुंचता है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच तो है ईस्ट कोस्ट को कवर करते हुए पंजाब एंड हरियाणा तक पहुंचता है, और दोनों मीट उधर ही करते हैं। ओके, तो इसीलिए पंजाब एंड हरियाणा के लिए रेनफॉल जो है ये तीनों विंड्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, बोथ अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ओके, तो पिछले तरह के क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता था कि तमिलनाडु कोस्ट को कौन सा विंड्स रेनफॉल प्रोवाइड नहीं करता। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि तमिलनाडु कोस्ट को रेनफॉल कौन कौन से विंड से मिलता है। पहला तो है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कौन सा ब्रांच? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से तमिलनाडु को रेनफॉल मिलता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, एंड द थर्ड वन इज रिट्रीटिंग मानसून। ओके, तो ये सब विंड से तमिलनाडु को रेनफॉल मिलता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल? तो इनमें से कौन सा है अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल के बीच में डिफरेंस? बे ऑफ बंगाल branch of southwest monsoon winds. Okay, so option A, Arabian Sea branch blows over India, whereas Bay of Bengal branch blows over India, Myanmar and Thailand. Option B, Arabian Sea branch blows over India, Myanmar and Thailand, whereas Bay of Bengal branch blows over India. Option C, Arabian Sea branch travels a shorter distance and carries less moisture. And option D, Bay of Bengal branch hits the western Ghats as soon as it blows over the land. Okay, sorry, इधर थोड़ा सी मिस्टेक हो गया है। ये होता है Arabian Sea branch travels a shorter distance and carries less moisture, whereas Bay of Bengal branch hits the western Ghats as soon as it blows over the land. Okay, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। Anyway, let's see the answer. The answer is, इनमें से कौन सा करेक्ट डिफरेंस है? करेक्ट डिफरेंस ये है कि अरेबियन सी ब्रांच ब्लोज ओवर इंडिया, whereas बे ऑफ बंगाल ब्रांच ब्लोज ओवर इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड. ओके, सो लेट्स सी ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू ब्रांचेस. यस, पहला है इट एंटर्स इंडियन लैंड मास आफ्टर ब्लोइंग ओवर अ वास्ट ओपन सी. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट कलेक्ट्स लॉट ऑफ मॉइस्चर. It travels a shorter distance and carries less moisture. Okay, ये थोड़ा मैं आपको समझा भी देती हूँ क्या है. See, Arabian Sea branch, अगर मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ इंडिया के साउदर्न मोस्ट पार्ट का, मीन्स साउथ इंडिया का, देन ओके, ये जस्ट सपोज. ओके, तो अरेबियन सी कहाँ पर है? इधर है अरेबियन सी. और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है? इधर है बे ऑफ बंगाल. तो अरेबियन सी ब्रांच जो है वो बहुत ही मीन्स वो अरेबियन सी ब्रांच जो है वो एक्चुअली बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस
क्या बोलते हैं कि ओपन सी में ट्रैवल करने के बाद आकर इधर ये वेस्टर्न घाट्स में टकराता है। तो वास्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वो ओपन सी के ऊपर से ट्रैवल किया है, जिसका मतलब है कि वो इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अपने साथ लेकर आया है। नेक्स्ट, अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें देन इट ट्रैवल्स अ शॉर्टर डिस्टेंस, ये बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है और इसके पास मॉइस्चर का जो कंटेंट है, मॉइस्चर का जो अमाउंट है वो भी कम रहता है। नेक्स्ट है अरेबियन सी ब्रांच ब्लोज ओवर इंडिया। यस, अरेबियन सी ब्रांच जो है इधर से ऐसे ब्लोज ओवर इंडिया, ओके, इस तरह से वो ब्लो होता है। बट बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है इससे थोड़ा सा रेनफॉल तमिलनाडु और ये ईस्ट कोस्ट को मिलता है, बट इसका एक मेजर पोर्शन जो है वो म्यांमार, थाईलैंड और मीन्स वो जो है म्यांमार और थाईलैंड के तरफ ब्लो होता है। बस इट जस्ट पार्टली एंटर्स इंडिया, ओके, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और उसका मेजर पोर्शन म्यांमार और थाईलैंड की तरफ जाता है। ऑप्शन सी है इट हिट्स अगेंस्ट द वेस्टर्न घाट्स एज सून एज इट ब्लोज ओवर द लैंड। यस, इधर मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि अरेबियन सी ब्रांच एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है सीज के ऊपर ट्रैवल कर चुका रहता है, मीन्स इट हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, और जैसे ही वो लैंड में एंटर करता है वो तुरंत इधर वेस्टर्न घाट से टकराता है। Means now it can shed all its moisture that it has carried all the way, okay? इसलिए इस रीजन में हेवी रेनफॉल देखा जाता है। बट अगर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें देन इट हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस ओवर लैंड बिफोर इट हिट्स अगेंस्ट द माउंटेन्स, ओके, क्योंकि इधर जो माउंटेन्स है गारो खासी जयंतिया और इधर जो असम, ये सब रीजन में जो माउंटेन्स है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो माउंटेन्स है वहाँ पर वो टकराता है, ओके, और इस दौरान वो बहुत ही लार्ज या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका रहता है मीन्स उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी कम जाता है, ओके। सो दीज आर द 3 डिफरेंसेस बिटवीन द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 9. In which months are the retreating monsoon season seen in India? Okay, जैसे मैं कह चुकी थी आपको कि आपको seasons का months याद रखना है। ऑप्शन ए अक्टूबर एंड नवंबर, बी दिसंबर टू फरवरी, सी जनवरी एंड फरवरी एंड ऑप्शन डी मार्च टू मई। तो अगर आप सीजन्स एंड मंथ्स याद रखे हैं देन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, इजंट इट? एंड येस, द आंसर इज अक्टूबर एंड नवंबर। तो रिट्रीटिंग मानसून विंड्स जो है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून? सो द क्वेश्चन इज, जो रिट्रीटिंग मानसून है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है? ऑप्शन ए क्लियर स्काइज, बी ड्रॉप इन नाइट टेम्परेचर, सी अक्टूबर हीट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। Yes, the correct answer is all of the above. यानी कि रिट्रीटिंग मानसून के टाइम में ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। क्या क्या है वो? क्लियर स्काइज, ड्रॉप इन नाइट टेम्परेचर एंड अक्टूबर हीट, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे अगर आप लाइन बाय लाइन आपका टेक्स्ट बुक पढ़ें, ओके। सो द ऑप्शन ए इज द्रास वैली इन कश्मीर, बी ऊटी, सी शिमला एंड डी कोडाईकनाल। सो यस, द करेक्ट आंसर इज द्रास वैली इन कश्मीर, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ दीज इज नॉट द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स? तो 2 तरह के साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा करेक्ट डिफरेंस नहीं है? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर सीज बट टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप ओवर कंटिनेंट, बी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर कंटिनेंट बट टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप ओवर सीज, ऑप्शन सी tropical cyclones develop in the tropical region of Bay of Bengal but temperate cyclone develop in the temperate region of Mediterranean Sea, and option D tropical cyclones bring heavy rainfall
over the Coromandel coast, whereas temperate cyclone bring rainfall in the northwestern part of India. तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ओके हाँ, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इज व्हाइल अटेंडिंग सच MCQ क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. इज है कि इज नॉट है. ओके तो वो एक वर्ड की वजह से आपका मार्क कट सकता है अगर आप नहीं देखे हैं कि नॉट क्वेश्चन में है. ओके सो द आंसर इज बी. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप ओवर कंटिनेंट बट टेम्परेट साइक्लोन डेवलप ओवर सीज. ऐसा नहीं होता. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो सीज के ऊपर डेवलप होते हैं, whereas temperate cyclones develop over continent. Okay, so अब हम सारा जितना भी डिफरेंस है दोनों के बीच में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Tropical cyclones are largely a summer phenomenon, whereas temperate cyclones are most intense in the winter season. यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नॉर्मली या जनरली समर सीजन में होता है, वेरस टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन जो है वो विंटर सीजन में नॉर्मली देखे जाते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज एंड देयर शेप इज मोर और लेस सर्कुलर. ओके टेम्परेट साइक्लोन्स आर जनरली बिगर इन साइज देन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड आर ओवल इन शेप. See, tropical cyclones develop over the seas, as I already said, and whereas temperate cyclones develop over continents. Then tropical cyclones develop in the tropical region of Bay of Bengal and influence Indian coastal climate. Yes, tropical आप वो नाम से ही पहचान पाते हैं, आप वो नाम से ही समझ लेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही होगा, isn't it? Whereas temperate cyclones develop in the temperate region of the Mediterranean Sea. ओके सो टेम्परेट साइक्लोन आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन को रेनफॉल देता है वो दैट्स अ टेम्परेट साइक्लोन. ओके वेरएस जो भी इंडिया के साउदर्न पोर्शन में साउथ इंडिया में जो भी रेनफॉल होता है साइक्लोन्स के वजह से दे आर ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि इंडिया का साउदर्न पोर्शन ट्रॉपिकल जोन में है वेरएज इंडिया का नॉर्थ इंडिया जो है वो टेम्परेट जोन में है. फर्दरमोर इंडिया का साउदर्न पोर्शन इट्स सराउंडेड बाय ओशंस, इजंट इट, मीन्स वाटर बॉडीज या फिर सीज से सराउंडेड है. और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है दे जनरली डेवलप ओवर द सीज, मीन्स दे डेवलप ओवर द सीज, जिसकी वजह से साउथ इंडिया को ट्रॉपिकल साइक्लोन से रेनफॉल मिलता है. ओके एंड द लास्ट डिफरेंस इज tropical cyclones bring heavy rainfall with strong winds over the Coromandel coast of India, whereas temperate cyclones bring light to moderate rainfall in the northwestern part of India under the influence of westerly jet streams. Yes, इसके बारे में भी मैं जस्ट अभी ही आपको एक्सप्लेन की, isn't it, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से रेनफॉल इंडिया के साउदर्न पोर्शन को होता है, वेरस टेम्परेट साइक्लोन से रेनफॉल इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को मिलता है. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Which of these is not a feature of rainfall in India? Option A, orographic in nature, B, erratic in nature, C, unevenly distributed, and D, rainfall occurs over whole year. And the answer is, yes, the answer is D, rainfall occurs over whole year. ऐसा तो नहीं होता, isn't it? रेनफॉल जो है जनरली साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में ही हाई अमाउंट में देखे जाते हैं, isn't it? दैट इज हेवी रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में ही देखे जाते हैं, यानी कि जून टू सितंबर के टाइम में. बाकी सब टाइम में जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता, इसलिए रेनफॉल डज नॉट ऑकर ओवर द होल ईयर इन इंडिया. ओके सो आप सोच रहे होंगे ये जो मैं लिखी हूँ ओरोग्राफिक इन नेचर, एराटिक इन नेचर, इस सब का मतलब क्या है. सो लेट मी एक्सप्लेन. ओरोग्राफिक इन नेचर का मतलब है जो मीन्स इट इज़ रिलीफ बेस्ड, यानी कि जहाँ पर माउंटेन्स होगा वहाँ पर रेनफॉल होता है, और एंड दैट टू माउंटेन्स के विंडवर्ड साइड में ही
विंडवर्ड स्लोप्स में ही रेनफॉल देखने को मिलता है, इजंट इट? आप अगर पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होंगे देन उधर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन की हूँ कि विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड क्या होता है, कहाँ पर रेनफॉल होता है। तो ओरोग्राफिक इन नेचर का मतलब है इट्स ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन रिलीफ ऑफ इंडिया, यानी कि माउंटेन्स के विंडवर्ड साइड में ही रेनफॉल देखे जाते हैं, वेरेस लीवर्ड साइड में, यानी कि वो साइड जहाँ पर ये विंड्स स्ट्राइक नहीं करते, वो साइड में रेनफॉल नहीं देखे जाते। नेक्स्ट है एरेटिक इन नेचर। एरेटिक इन नेचर का मतलब है कि कितना अमाउंट में होगा रेनफॉल और कब होगा रेनफॉल। दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, मीन्स दे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ओके। एंड द थर्ड वन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इंडिया के कुछ कुछ पोर्शन में हेवी रेनफॉल होता है, वेरेज और कुछ कुछ पोर्शन में रेनफॉल नहीं होता, बहुत ही स्कैंटी अमाउंट में होता है। लाइक अगर हम साउथ इंडिया लाइक केरला वो सब स्टेट्स का बात करें देन दे गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट अगर हम राजस्थान की बात करें देन दे गेट वेरी लेस रेनफॉल, और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें देन दे ऑल्सो गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इजंट इट? तो इसलिए जो रेनफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 इज विच अमंग दीज गेट रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून। तो आपको बताना है कि रिट्रीटिंग मानसून से इनमें से कौन सी जगह को रेनफॉल मिलता है। ऑप्शन ए कोरोमंडल कोस्ट, बी गुजरात, सी पंजाब एंड डी हरियाणा। मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको ये सब के बारे में बता रही थी, सो इफ यू जस्ट रिकॉल यू कैन गेट द आंसर, एंड यस द आंसर इज कोरोमंडल कोस्ट, ओके। तो रिट्रीटिंग मानसून से इंडिया के साउथ या मेनली हम कह सकते हैं इंडिया के साउथ ईस्ट पोर्शन को रेनफॉल मिलता है, दैट इज तमिलनाडु एंड कोरोमंडल कोस्ट, ओके। एंड जो बाकी सब स्टेट्स है लाइक गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये सब नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, so they get rainfall basically from the western disturbances, then they also get rainfall from the southwest monsoon winds, both Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch, okay. So let's move on to question number 15. What is the economic importance of cyclonic rainfall in Punjab, okay? यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन के वजह से पंजाब में जो रेनफॉल होता है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ऑप्शन ए कल्टीवेशन ऑफ मैंगो, बी कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, सी कल्टीवेशन ऑफ टी एंड डी कल्टीवेशन ऑफ कॉफ़ी। तो अगर आप अच्छे तरह से जानते हैं पंजाब के बारे में, या फिर अगर आप मीन्स इवन इफ यू नो विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन पंजाब देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। यस द आंसर इज इट हेल्प्स इन द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, ओके। तो रबी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए जो रेनफॉल मिलता है भले ही बहुत ही हेवी रेनफॉल नहीं होता, मीन्स दे ब्रिंग दिस साइक्लोनिक रेनफॉल ब्रिंग moderate rainfall to Punjab, and this moderate rainfall is really helpful in the growth of rabi crops, okay. So let's move on to question number 16. yes, इधर आपको एक क्लाइमेटिक डाटा टेबल प्रेजेंट किया गया है और ये डाटा टेबल को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे जो आगे क्वेश्चंस है उसका आंसर देना है, ओके। तो ये जो है मीन्स आपके स्पेसिमेन पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन मेंशन्ड नहीं है, बट आपके सिलेबस में है, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर these questions also, okay. So I hope कि आप सारा डाटा देख चुके हैं। Now let's move on to the question. Question है calculate the annual rainfall experienced in India, okay. तो annual rainfall में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है इस तरह का कि कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल, तो अगर आप ये टर्म देख रहे हैं एनुअल रेनफॉल, देन यू हैव टू जस्ट एड अप द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन एवरी मंथ। लाइक इधर आप देख सकते हैं ये टेबल में पहला तो मंथ है, इजंट इट, मीन्स हर एक मंथ जनवरी टू दिसंबर हर एक मंथ मेंशन्ड है। देन ये है हमारा टेम्परेचर दैट टू इन डिग्री सेल्सियस, एंड ये है हमारा रेनफॉल, यानी कि जनवरी में कितना टेम्परेचर था, जनवरी में कितना रेनफॉल था,
फरवरी में कितना टेम्परेचर था, फरवरी में कितना रेनफॉल था। इस तरह से हर एक मंथ में कितना टेम्परेचर और कितना रेनफॉल था ये मेंशन्ड है इस टेबल में, इजंट इट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल। तो आपको क्या करना है, ये जो दिया गया है पूरा मीन्स ये 4.6, 1.3, 1.3 ये सारा टेबल मीन्स ये रो में जितना भी डाटा है ये सबको आपको ये सब डाटा को आप ऐड करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, तो अगर एनुअल रेनफॉल पूछा है देन हर एक महीने में कितना रेनफॉल हुआ, कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ उसे ऐड अप करना है। ओके, सो ऑप्शन क्या है हमारा 128 सेंटीमीटर, 128.7 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर एंड 131 सेंटीमीटर। ओके, सो यू ऐड अप एंड राइट द आंसर इन योर कॉपी। ओके, तब तक हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें अगर आप देखेंगे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है देन यू हैव टू जस्ट डिफ्रेंशिएट। क्या मीन्स आपको माइनस करना है, किससे क्या माइनस करना है, इधर सी दिस टेबल, इधर आपको टेम्परेचर दिखाया गया है हर एक महीने में। तो आपको ये पूरे साल में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, यानी कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर। ये टेबल की अगर हम बात करें देन ये टेबल में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है जून में, यानी कि 32.5 डिग्री सेल्सियस। और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कब है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जनवरी में, यानी कि 24.5। तो आपको क्या करना है 32.5 माइनस 24.5 करना है, जो आंसर आएगा वो होगा आपका आंसर। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज नेम द वेटेस्ट मंथ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है नेम द वेटेस्ट मंथ, नेम द ड्राइएस्ट मंथ। वेटेस्ट मंथ में आपको देखना है कि कौन से मंथ में सबसे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है। तो अगर हम ये टेबल की बात करें देन आप देख सकते हैं कि नवंबर में सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुआ है, दैट इज 35 सेंटीमीटर, इजंट इट। और कोई भी मंथ में इतना अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं हुआ है। तो वेटेस्ट मंथ कौन सा है, वेटेस्ट मंथ है नवंबर। और अगर क्वेश्चन रहता है नेम द ड्राइएस्ट मंथ, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर ड्राइएस्ट मंथ पूछा गया है देन यू हैव टू राइट द मंथ इन विच द रेनफॉल इज लीस्ट, मीन्स इन विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लीस्ट। ओके, सो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दी कि आपको किस तरह से आंसर देना है। ओके, सो अब देखते हैं इन सब का आंसर क्या है। क्वेश्चन 1 कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल, इसका आंसर है बी 128.7 सेंटीमीटर। तो अगर आप सारे अमाउंट ऑफ रेनफॉल को एड अप करेंगे देन यू विल गेट दिस आंसर। क्वेश्चन 2 दैट इज व्हाट इज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसका आंसर है 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, मीन्स इधर आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द मंथ हैविंग हायर टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन द हायर टेम्परेचर and the lowest temperature. Okay, highest temperature and the lowest temperature. Okay, और थर्ड नेम द वेटेस्ट मंथ, इसका आंसर है सी नवंबर। ओके, सो और एक क्वेश्चन यही डाटा टेबल मीन्स क्लाइमेटिक डाटा टेबल पे बेस्ड है, जिसको आपको ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, और इधर इससे पहले मैं एक स्लाइड रख दी हूँ जिसको देखकर आप जान पाएंगे कि हर एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। एंड दीज क्वेश्चंस आर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द डाटा टेबल स्टेशन प्रॉब्लम क्वेश्चन। ओके, पहला है एनुअल रेनफॉल, एड अप ऑल द रेनफॉल पर मंथ। नेक्स्ट है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट है वेटेस्ट मंथ, वेटेस्ट मंथ में आपको वो महीना लिखना है द मंथ हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, and driest month, in that you have to write the name of the month in which the month that experiences the least amount of rainfall. और एक क्वेश्चन आता है which is like name the station. Okay, name the station या name the city
जो इस तरह का रेनफॉल और टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एनालाइज करना है वो रेनफॉल और टेम्परेचर के रो को आपको एनालाइज करना है, और आप जैसे ही एनालाइज कर लेंगे देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट। तो हाँ, इधर मैं बोल रही थी, जो मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताई थी कि आपको सीजन्स और मंथ्स को याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि ये जो डाटा टेबल्स में आप देख पाएंगे कि कोई महीने में सबसे मीन्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, या फिर कोई महीने में बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुआ है, या फिर कोई महीने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो अगर आप सीज़न और मंथ्स के बारे में जानते हैं देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द सीज़न एंड। और एक इंफॉर्मेशन जो आपके पास होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो ये है कि कौन कौन सा जगह, लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस में हम ये डिस्कस किए थे कि सोर्स ऑफ रेनफॉल फॉर पंजाब एंड हरियाणा क्या है, कोरोमंडल कोस्ट के लिए सोर्स ऑफ रेनफॉल क्या है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानेंगे देन अगर कोरोमंडल कोस्ट का क्वेश्चन आया है तो आप देख रहे हैं कि जो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम यानी कि अक्टूबर नवंबर के टाइम उधर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है। देन आप जानते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु को ये टाइम में रेनफॉल मिलता है। देन यू कैन इजीली राइट द आंसर कि ये जो स्टेशन है वो कोरोमंडल कोस्ट है या फिर टेम्परेचर है। अभी तो आपका ऑप्शंस आएगा, देन ऑप्शंस अगर ऐसा रहेगा कोरोमंडल कोस्ट पंजाब हरियाणा गुजरात, देन इट वुड बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई क्योंकि वो कोरोमंडल कोस्ट है, इजंट इट। तो इस तरह से आपको ये सब इंफॉर्मेशन हेल्प करेंगे आपके स्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, एंड ये भी एक डाटा स्टेशन प्रॉब्लम है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हॉटेस्ट मंथ, नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल, एंड द लास्ट वन इज नेम द विंड दैट ब्रिंग्स द मैक्सिमम रेनफॉल टू दिस सिटी। ओके, सो अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। यू हैव 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट सॉल्व दिस एज आई सेड, एज पर द इंस्ट्रक्शंस आई गेव। ओके, या फिर आप ये वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट एंश्योर कि आप ये वीडियो को पॉज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन उसी के बाद आंसर आप देख रहे हैं। ओके, यस, द आंसर इज, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हॉटेस्ट मंथ। मई क्यों है? क्योंकि मई में ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखा जा रहा है 28 डिग्री सेल्सियस, और कोई भी महीने में इतना टेम्परेचर नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल। इसमें आपको क्या करना है? ऐड करना है हर एक महीने के रेनफॉल को, हर एक महीने के रेनफॉल को ऐड अप करना है। ओके, देन यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेम द विंड दैट ब्रिंग्स द मैक्सिमम रेनफॉल टू दिस सिटी। तो आपको देखना है कि मैक्सिमम रेनफॉल कौन से महीने में हो रहा है, कौन से महीने में हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो इधर अक्टूबर और नवंबर में हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में कौन सा विंड ब्लो होता है? यस, इट्स द रिट्रीटिंग मानसून, और इसलिए हमारा आंसर रिट्रीटिंग मानसून है। So here we come to the end of this video, but before going मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आपके सेमेस्टर 1 में है उसका MCQs भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा। तो अगर आप मेरे MCQs वीडियोस को फॉलो करेंगे देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द होल चैप्टर, एंड फर्दरमोर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगा। ओके, एंड I am planning to come up with some live sessions soon. So what you have to do is you can write it in the comment section which video you want from me. Okay, यानी कि which chapter you want from me. Okay, so you have to write it down in the comment section. And finally what you have to do is don't forget to share this video with your friends because it would be really helpful for them too. Okay. And at last subscribe to the channel and turn on the notification bell to get latest updates. I hope कि आज के वीडियो में आप कुछ सीखे होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, and so thank you for watching the video. Bye bye and keep studying.